अस्सलाम वालेकुम जी। मेडिसिनल नॉलेज में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो दो चीज़ों के मुतालिक है, ठीक है। एक कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको एपीआई भी कहा जाता है, एब्रीवेशन इसका एपीआई है। और दूसरी चीज़ होती है एक्सेपिएंट्स। तो चलें वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। एपीआई और एक्सेप्टेंस के पे वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये है कि जी ये दो ऐसे नाम हैं जो फार्मेसी के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाई जाए कि उनको पता हो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्टिव इंग्रेडिएंट भी कहा जाता है। और इसके अलावा एक्सेप्टेंट्स जो हैं ये क्या चीज़ें होती हैं और मेडिसिन के अंदर इनका क्या रोल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की। इसको एपीआई भी कहा जाता है, ठीक है। ये वो वाहिद एलिमेंट है या वाहिद इंग्रेडिएंट है जो इसेंशियल होता है या कोर इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट इसको कहा जाता है, ठीक है। कोर इंग्रेडिएंट का मतलब ये है कि सबसे ख़ास जो एलिमेंट होता है या सबसे ख़ास इंग्रेडिएंट जो आपकी मेडिसिन के अंदर पाया जाता है वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। ये क्यों इसलिए एसेंशियल होता है कि ये बायोलॉजिकली एक्टिव होता है फॉर थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स। थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स क्या है कि आपने नीचे मैंने लिखा एक्चुअली क्योर्स और हील द डिज़ीज़। थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स का मतलब ये है कि ये हमारी जो भी डिज़ीज़ होती है, जब हम किसी मेडिसिन को यूज़ करते हैं, किसी ड्रग को यूज़ करते हैं, तो ये एक्चुअल में इस चीज़ का रोल होता है, ठीक है। जो हम किसी मर्ज़ के लिए, किसी बीमारी के लिए जो दवा लेते हैं, वो दवा के अंदर कौन-सी ड्रग पाई जाती है, उस ड्रग को एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि जो भी हमारे सामने कोई डोज़ेज फ़ार्म का मतलब जो भी मेडिसिन है, वो हमारे सामने जो आती है, उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ़ कोई एक इंग्रीडिएंट होगा, ठीक है। मिसाल देता हूँ मैं पैरासिटामोल की। हम टैबलेट उठाते हैं पैरासिटामोल की, तो उस पे लिखा होता है मिसाल के तौर पे 500 mg। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उस टैबलेट का जो अगर आप वेट करें तो वो 500 mg है और सिर्फ़ उसके अंदर पैरासिटामोल ही पाया जाता है। उसका 500 mg पैरासिटामोल मेंशन करने का ये मतलब है कि उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो चूँकि पैरासिटामोल है, तो पैरासिटामोल जो होगा वो सिर्फ़ 500 mg की डोज़ में होगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होंगी जो इस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को हमारी बॉडी के अंदर ले जाने में हेल्पफुल होती हैं। तो उन चीज़ों को कहा जाता है एक्सेपिएंट्स, ठीक है। तो चूँकि एक्सेपिएंट्स तो बात की बात है, हमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स से जो होता है वो मतलब होता है जो हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो भी थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट है उसका, ठीक है, जो थेरेप्यूटिक एक्टिविटी होती है, उसे एट्रीब्यूट कर रहा होता है हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो इसलिए इस इंग्रेडिएंट को हम ड्रग सब्सटेंस भी कहते हैं या फार्मालॉजिकल सब्सटेंस भी कहते हैं, ठीक है। मतलब ड्रग सब्सटेंस या फार्मालॉजिकल सब्सटेंस का मतलब ही ये हुआ कि जो आप दवाई लेना चाह रहे हो, उस दवाई के अंदर जो मेडिसिन के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट है, जो उस पर्टिकुलर बीमारी को क्योर करेगा, ट्रीट करेगा, तो उसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहेंगे। अच्छा जी, इसके साथ आते हैं जी एक्सेपिएंट्स, ठीक है। एक्सेपिएंट्स तो थोड़ा-सा तो नाम से भी ज़ाहिर है कि ये कुछ जो है ना एक्स्ट्रा किस्म की चीज़ है, ठीक है। तो ये आपकी मेडिसिन के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ है, तो इसका कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है, ठीक है। ये एसेंशियल होते हैं, ये एक्सेपिएंट्स ऐसे मादे होते हैं, ऐसे अनासर होते हैं जो एसेंशियल होते हैं लेकिन इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। एक्टिव क्या चीज़ होती है? जो आपने दवाई ली, जो ड्रग आप ले रहे थे, लेना चाह रहे थे, मिसाल के तौर पे पैरासिटामोल, तो पैरासिटामोल जो था वो तो एक्टिव था, वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है, दर्द बुखार के लिए जो भी उसने काम करना है वो करेगा। लेकिन जो एक्सेपिएंट्स होंगे उनके बगैर आपका पैरासिटामोल आपकी बॉडी तक पहुंच ही नहीं सकता, या अगर पहुंच भी जाए तो वो उस तरह काम नहीं कर सकता जिस तरह उसको करना चाहिए। तो एक्सेपिएंट्स जो होते हैं ये भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं लेकिन इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जैसे जाते हैं वैसे ही एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ टैबलेट को उस पहुंचाने में या टैबलेट की आगे जो बॉडी ने उसको रिस्पॉन्स करना है, टैबलेट ने बॉडी के ऊपर कैसे एक्ट करना है, उस चीज़ में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ये हमारे एपीआई के साथ कंबाइन होके जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक्सेपिएंट्स के बगैर एपीआई जो है वो अपना काम सही तरीके से कर नहीं सकता, और एपीआई डिपेंड करता है एक्सेपिएंट्स के ऊपर।
अच्छा जी, तो अगर ये एक्सेप्टेंस डाले जाते हैं तो क्यों डाले जाते हैं? इनका पर्पज़ ये होता है कि ये हमारी जो ड्रग होती है उसको स्टेबल रखते हैं, ठीक है? स्टेबल रखने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ड्रग जो पत्ते में पड़ी है या बोतल में दवाई पड़ी है तो वो वहाँ पे स्टेबल रहेगी तो हमारे जिस्म के अंदर जाएगी तो वो कुछ और बन जाएगी, ऐसे नहीं होता। वहाँ से लेकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग से और हमारी बॉडी के अंदर एक्शन परफ़ॉर्म करने तक, फाइनल स्टेप तक जो होता है वो एक्सेप्टेंस का रोल होता है। इसके अलावा हमने लिखा है नीचे बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। ये 2 एरोज़ का साइन मतलब होता है बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करना, ठीक है? अब बायो अवेलेबिलिटी क्या चीज़ है? आपने किसी मेडिसिन को यूज़ किया, ठीक है? ज़ाहिर है आपने कोई भी दवा ले ली, वो आपके ब्लड में तो शामिल होगी, उसके बाद वो अपना इफ़ेक्ट जो है वो शो करना शुरू कर देगी। तो जो उसने ब्लड के अंदर शामिल होके एब्ज़ॉर्प्शन के बाद जो हमारे ब्लड में उसकी अमाउंट रह जाती है, उसको कहा जाता है बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी को भी ये ज़्यादा कर सकती है। मीन्स कि हमने अगर एक्सेप्टेंस किसी ड्रग के साथ जो ड्रग हमारे पास जो मेडिसिन की फ़ॉर्म में, डोज़ेज फ़ॉर्म में आई है, उसके अंदर अगर एक्सेप्टेंस मौजूद नहीं थे, तो उससे भी उसकी बायो अवेलेबिलिटी मुतासर हो सकती है और अगर थे और उस मिकदार में नहीं थे जितने उनको होना चाहिए था, ठीक है, स्टैंडर्ड, तो वो उस वजह से भी बायो अवेलेबिलिटी इफ़ेक्ट हो सकती है। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि ये इस पर्पज़ के लिए भी डाला जाता है कि एक्सेप्टेंस के बगैर हम ड्रग को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि पैरास्टामोल आपके सामने पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है, आपने उठा के उसको यूज़ कर लिया और वो आपकी बॉडी में बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसा वो प्रोसेस होने के बाद आता है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जो भी मेडिसिन होती है आपके पास जो फाइनल उसकी जो भी मैन्युफैक्चर होने के बाद जो कुछ होता है वो आपकी बॉडी के लिए नेसेसरी है, ठीक है? अगर उसको आप रॉ फॉर्म में यूज़ करें, मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? जो मेडिसिन हमने उसमें से एक्सट्रैक्ट किया और उसको हम अपने जिस्म के अंदर ले गए, तो वो उस तरह हमारे जिस्म के अंदर अपना फ़ंक्शन परफ़ॉर्म नहीं कर सकती, ठीक है? तो एक्सेप्टेंस को हम कह सकते हैं कि ये ऐसे इंग्रीडिएंट्स होते हैं जो हमारे एपीआई को हमारे जिस्म में पहुँचाने में भी हेल्पफुल होते हैं, प्लस हमारा एपीआई इनके बगैर हमारी बॉडी में आके अपना एक्शन परफ़ॉर्म या अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं शो कर सकता। अब चलते हैं इनकी कुछ टाइप्स के बारे में, ठीक है? टाइप्स डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? टाइप्स भी बेसिकली इसकी फ़ंक्शन की बेसिस पे होती हैं। एक्सेप्टेंट्स हमारे पास बाइंडर्स भी होते हैं, ठीक है? बाइंडर्स का काम करते हैं। बाइंडर्स अब क्या होते हैं कि मिसाल के तौर पे आप कुछ टैबलेट्स या कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जिनमें एक एपीआई होता है। मिसाल के तौर पे पैरास्टामोल की टैबलेट, कुछ टैबलेट्स ऐसी भी होती हैं उनमें एक से ज़्यादा भी इंग्रीडिएंट्स हो सकते हैं, ठीक है? तो ये जो बाइंडर्स होते हैं नाम से ज़ाहिर है बाइंड करके रखते हैं। ये जो होते हैं ये उस एपीआईज़ एक या एक से ज़्यादा एपीआई होगा तो उसको अपनी फ़ॉर्मूलेशन के अंदर बाइंड करके रखेंगे, ठीक है? एक से दूसरे को जुदा नहीं होने देंगे। तो बाइंडर्स क्या-क्या हो सकते हैं? स्टार्च हो सकता है, सेलुलोज़ हो सकता है। उसके अलावा है जी फिलर्स या डाइल्यूएंट्स सेकंड नंबर पे। फिलर या डाइल्यूएंट्स ऐसे एक्सेप्टेंट्स को कहा जाता है कि ये हमारी जो स्मॉल डोज़ेज़ होती हैं उनको अगर हम साइज़ में बड़ा करना चाहते हैं तो हम फिलर या डाइल्यूएंट्स को यूज़ करेंगे। डाइल्यूएंट नाम से ज़ाहिर है कि ये डाइल्यूट कर देता है, उसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है? अब डायलर्स में हमारे पास क्या आता है लैक्टोज़ आता है और एमसीसी एमसी तो एमसीसी का मतलब होता है जी माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, ठीक है? ये एक सेलुलोज की टाइप है माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो ये जो है वो उस एक्सेप्टेंट को कहा जाता है कि जो हमारी जो स्मॉल डोजेज़ में जो भी साइज़ होगा किसी मेडिकेशन का, ठीक है? चाहे वो पाउडर फॉर्म में आती है, टैबलेट फॉर्म में आती है, कैप्सूल फॉर्म में आती है। अगर उसके इंग्रेडिएंट्स का साइज़ बहुत छोटा है तो हम उसके अंदर इस चीज़ को ऐड करके उसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। इसके अलावा आता है डिसएंटीग्रेंट्स। ये एक्सेप्टेंट्स की वो टाइप हैं डिसएंटीग्रेंट्स नाम से भी थोड़ा-सा ज़ाहिर हो रहा है कि ये थोड़ा-सा उसके साइज़ को जो है या किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए हम जो है ना तोड़-फोड़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो डिसएंटीग्रेंट्स एक्सेप्टेंट्स की वो टाइप्स होती हैं जो कि ड्रग को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है? अब ब्रेक डाउन ड्रग को करने का क्या मतलब होता है, आपने किसी भी ड्रग को ले लिया टैबलेट, सिरप, सस्पेंशन फॉर्म में, ठीक है? किसी अदर एक से कैप्सूल फॉर्म में, वो आपके स्टमक के अंदर जाएगी, ठीक है? आपकी बॉडी के अंदर जाएगी तो उसने अपने उस साइज़ को छोड़ना होगा। साइज़ को जब छोड़ेगी तो ज़रा-ज़रा करके वो आपके स्टमक के अंदर, ठीक है? जो स्टमक के अंदर एचसीएल वगैरह होता है, ठीक है? गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होती हैं, उनके एक्शन के अंडर जो होती है ना वो टूटना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो टूटेगी तो वो फिर आगे इंटेस्टाइन में जाके एब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो ये डिसइंटीग्रेंट्स हमारे एक्सेप्टेंट्स की वो टाइप्स हैं जो कि उसको ब्रेक डाउन करवाते हैं। डिसइंटीग्रेंट्स में मोस्ट कॉमन होता है जी क्रॉस कार्मेलोस सोडियम।
उसके बाद आते हैं ल्यूब्रिकेंट्स। ल्यूब्रिकेंट्स तो नाम से ज़ाहिर है, ठीक है। ल्यूब्रिकेशन हम किस लिए कहते हैं कि टू मेक समथिंग सॉफ्ट, ठीक है, या फिर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये चिपचिपा बनाने के लिए, ठीक है। अब चिपचिपा या चिपकने वाला बनाने का मकसद क्या होता है? तो ल्यूब्रिकेंट्स एक्सेप्टेंट्स के वो टाइप हैं जो कि इंग्रेडिएंट्स को, अगर कोई आपके पास डोसेज फार्म या मेडिसिन है उसमें एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं तो उनको स्टिक होने से जो है वो बचाएगी, ठीक है। मतलब स्टिक होने से बचाएगी ऐसे कि ये ल्यूब्रिकेशन करवाएगी, सॉरी ल्यूब्रिकेशन मींस के उनको जो है वो एक दूसरे के साथ स्टिक ना हो सकें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने जो टैबलेट बाहर से उठा के ले ली तो वो आपके स्टमक के अंदर जाके, ठीक है, आपके गैस्ट्रिक सिस्टम के अंदर जाके उसके इतने ज़्यादा एडहेयर हो जाएं एक दूसरे के साथ पार्टिकल्स के, वो रिलीज़ ही ना हो। उसके अलावा जी बाइंडर्स होते हैं। बाइंडर्स का क्या रोल होता है? बाइंडर्स भी एक्सेप्टेंस की टाइप है, ठीक है। बाइंडर नाम से ज़ाहिर है ये बाइंड करवा के रखते हैं, ठीक है। अब ऊपर हमने कहा कि लुब्रिकेशन इसलिए की जाती है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ चिपक के सख्त ही ना हो जाएं। और बाइंडर्स का भी मकसद तो बेसिकली वही है, नाम से ज़ाहिर है कि बाइंड करते हैं, लेकिन बाइंडर ऐसी चीज़ नहीं होती, ठीक है। बाइंडर्स जो होते हैं वो ड्रग को प्रोटेक्शन भी देते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, और ड्रग की जो रिलीज़ हो रही होती है, ठीक है, आपने मेडिसिन्स को बाहर से ले लिया और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो आपके बॉडी के अंदर जाके रिलीज़ होगी, बेशक चाहे वो ब्लड में रिलीज़ हो जाए या आपके गैस्ट्रिक सिस्टम में रिलीज़ होना शुरू हो जाए, तो उसकी कंट्रोल को जो होते हैं वो बाइंडर्स वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, लुब्रिकेंट्स की टाइप में मैंने एग्जांपल उसके नीचे लिखी हुई है, एमजी स्टीरेट। एमजी मींस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम स्टीरेट जो होता है ये लुब्रिकेशन का काम करता है। और बाइंडर की एग्जांपल की बात की जाए तो ये मैंने लिखा है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि बाइंडर के तौर पर ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। उसके बाद आखिर में आ जाते हैं प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स आप सबको पता है कि प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स का बेसिक मकसद ये होता है कि वो ड्रग की जो है वो लाइफ को एनहांस कर देता है। लाइफ को एनहांस करने का पर्पज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि ड्रग आपके पास जो है ना वो अपनी पैकेजिंग के अंदर पड़ी है या फिर आपने उसको अगर ले लिया तो आपकी बॉडी में चलेगी तो कोई हार्मफुल इफेक्ट ना दे, उसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ना होगी और कोई कंटामिनेशन ना हो जाए, ठीक है, अपनी पैकेजिंग में रहते हुए। तो ये प्रिजर्वेटिव्स वगैरह जो होते हैं ये भी अक्सर मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं। मैंने अल्कोहल का नाम लिखा है, लेकिन अल्कोहल हर मेडिकेशन में यूज़ नहीं होता। प्रिजर्वेटिव्स डिपेंड करते हैं आप कौन सी ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो किस टाइप की ड्रग है और उसके लिए कौन सा प्रिजर्वेटिव सूटेबल होगा। अल्कोहल जो होता है वो तो नेचुरली बीपी एक प्रिजर्वेटिव के तौर पर ही एक्ट करता है, ठीक है। अल्कोहल के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ कम से कम होती है। तो ये था हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और एक्सेप्टेंस का टॉपिक, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बेसिक दोनों में डिफरेंस यही है कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, ठीक है, वो आपकी मेडिसिन का मेन जुज़्व है, ठीक है। जो आप दवा लेना चाह रहे हैं, जो दवा का जो फार्मूला है या उस दवा के अंदर जो एलिमेंट है जिसकी वजह से आपकी बीमारी ने ठीक होना है, वो तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है या एक्टिव इंग्रेडिएंट है। लेकिन जो एक्सेप्टेंट्स हो गए उनके बगैर आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी किसी काम का नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे इंशाल्लाह किसी नई चीज़ के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। शुक्रिया।